नमस्कार। आज का विषय है पाचन संस्थान। आज हम इस वीडियो में पाचन संस्थान के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत सेमेस्टर प्रथम में यूनिट 3 क्या है, पाचन संस्थान, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम यूनिट 2 जो था कोशिका, उसके बारे में कल आपको हमने समझाया था। तो कोशिका के अंतर्गत आप ये जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, जीवित कोशिका में यह कोशिका सार के चारों ओर घूमता है। ये धागे या छड़ के समान माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं। ये अलग अलग भी होते हैं तथा समूह में भी रहते हैं। नई तथा क्रियाशील कोशिका में इनकी गिनती अधिक होती है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। यह क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं तथा अपनी गति तथा आकृति में आवश्यकता के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। यह एक कोशिका में लाखों की गिनती में होते हैं तथा इनसे निकलने वाला स्राव कोशिका में होने वाली चयापचय की क्रिया में सहायता करता है। ये भोजन कण तोड़ करके उपापचय को शक्ति देने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भोजन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ मरोड़ करके भोजन का या उपापचय में, भोजन पचने में शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन के उपापचय को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भोजन से प्राप्त ऊर्जा का संचालन करते हैं। अतः कोशिका के ऊर्जा गृह या पावर हाउस इसीलिए कहलाते हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस क्यों कहलाता है, या कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? भोजन को तोड़ करके उपापचय को शक्ति प्रदान करते हैं और भोजन से प्राप्त ऊर्जा का संचालन भी करते हैं। इसीलिए इन्हें कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। अब देख लीजिए, कोलिकर महोदय ने सन 1850 ईस्वी में सबसे पहले कीटों की पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब आप जान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो सबसे पहले सन 1850 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, कीटों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। ठीक है, इनको साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का नाम दिया गया था। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का नाम इनको दिया गया था। फ्लेमिंग ने सन 1882 में इन्हीं कोशिकाओं में इन्हें देखा तथा इनका नाम फिला रखा। अल्टमान ने सन 1894 इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया। किसका? बायोप्लास्ट का नाम किसे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को किन्होंने दिया? अल्टमान ने। कब दिया? 1894 ईस्वी में। देखिए, एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बनते जाते हैं। ठीक है, तथा बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इन्हें क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया? 1897 ईस्वी में दिया। ये कोशिकाओं का अस्थायी अंग कहलाते हैं। होजबूम ने सन 1948 में जानकारी दी कि कोशिका में इनके द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है। इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल आकृति में प्रायः तंतुओं तथा छड़ों के आकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का परिणाम भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग इनका परिणाम होता है। अधिकतम कोशिकाओं में इनका व्यास जो होता है वो 0.5 से लेकर के 1.0 यू तथा लंबाई 3 से 10 माइक्रोन में इनकी होती है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रियल की संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। ऊपर भी हमने आपको बताया है कि भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जबकि अमीबा, चयओश में इनकी संख्या
देखिए कितना होता है इनकी संख्या, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। अमीबा चैवोस में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 लाख होती है, सबसे अधिक होती है। जबकि स्पर्म कोशिकाओं में संख्या क्या होता है? 20 से 24 तक ही होती है। चूहे की यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 1000 से 2600 तक तथा समुद्री अर्चिन के अंडों में इनकी संख्या 14,000 से लेकर के 1,50,000 तक पाई जाती है। किसकी संख्या? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। देखिए यहाँ इसका चित्र भी बनाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। यहाँ देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में तो झिल्लियाँ तथा 2 कक्ष होते हैं। झिल्लियाँ तथा 2 कक्ष सभी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियाँ क्या होती हैं? पहली बाह्य झिल्ली और दूसरी क्या होती है? भीतरी झिल्ली। बाह्य झिल्ली क्या है? यह चिकनी तथा 60 मोटी होती है और माइटोकॉन्ड्रियल के चारों ओर से परिवर्तित रहती है। इसको चारों ओर से परिवर्तित करती है, ठीक है, चारों ओर ढकी हुई है इसको। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान त्रिपटलीय संरचना होती है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियाँ जो हैं इससे रामजत्ता प्रदर्शित करती है। भीतरी झिल्ली जो है यह लगभग 64 मोटी होती है और यह बाह्य झिल्ली के अंदर की ओर स्थिर होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष में बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष होते हैं। बाह्य कक्ष जो होते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल के दोनों कक्षों के बीच का स्थान कहा जाता है, जो क्रिस्टी कोड के क्रोड में फैला रहता है। यहाँ लगभग 60 से 70 चौड़ा ये होता है। इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कक्ष भी कहते हैं। और जो भीतरी कक्ष होता है यह भीतरी झिल्ली द्वारा परिबंधित होता है। यह काफ़ी चौड़ा स्थान होता है जिसमें सामग्री माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेटिक्स वहाँ भरा रहता है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या हैं? इसके कार्य से श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीकरण करना होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए कोशिका में विशेष एंजाइम होते हैं। भोजन की स्थिति ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह गतिज ऊर्जा कोशिका के विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। अतिरिक्त ऊर्जा कोशिका में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जो बाद में आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए मुक्त हो जाती है। स्राव हार्निंग के अनुसार, ठीक है, स्राव हार्निंग के अनुसार देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। इनका संबंध आइमोजन कण से होता है जिनके द्वारा संश्लेषण तथा संलयी क्रियाओं का संचालन होता है। वसा का उपापचय कैसे होता है? बोभन तथा बेंसले के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का वसा के उपापचय से संबंध होता है। इनके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के लिए अतिरिक्त वसा की मात्रा संचित रहती है। इस प्रकार के अंकुरण करते हुए बीजों में डायस्टेटिक क्रिया में यह सहायक होता है। शुक्राणुओं के मध्य भाग के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया आच्छ का निर्माण करते हैं। लेवी तथा चेओमांट के अनुसार पेशी कोशिकाओं में मायोफाइब्रिल्स माइटोकॉन्ड्रिया से विकसित होता है। अब आप देखिए ये कोशिका का क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया। अब आपने आज के विषय पे आइए, पाचन संस्थान क्या होते हैं अथवा पाचन तंत्र क्या होते हैं। अब यहाँ देखिए पाचन तंत्र का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए पाचन तंत्र का अर्थ क्या होता है। भोजन के ठोस अघुलनशील जटिल पदार्थों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित होने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र या पाचन संस्थान कहा जाता है या पाचन कहा जाता है। पाचन नली एवं सहायक अंगों तथा पाचन नली में विभिन्न क्रियाओं को सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का अंतर्ग्रहण, उसका पाचन पचे हुए भोजन का अवशोषण करके रक्त में मिलाना और अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में आंतों द्वारा, किसके द्वारा? आंतों अथवा गुदा के द्वारा बाहर निकालना। भोजन के संपूर्ण पाचन में मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? भोजन का पाचन करना, दूसरा भोजन का अवशोषण करना, तीसरा क्या है? विकार का विसर्जन करना।
तो भोजन का पाचन करना क्या होता है कि खाए हुए अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील और अवशोषण के योग्य बनाना ही भोजन का पाचन कहलाता है। भोजन का अवशोषण क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन का शरीर के रक्त में मिल जाना ही भोजन का अवशोषण कहलाता है। विकार का विसर्जन अर्थात खाए हुए भोजन के बिना पचे अंश का शरीर से बाहर निकालना ही क्या है? विकार का विसर्जन कहलाता है। पाचन तंत्र क्या है? पहले आपने जाना पाचन क्या है कि भोजन के ठोस अघुलनशील जटिल पदार्थों को सरल घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित होने की क्रिया पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र जो होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पाचन संस्थान के प्रमुख अंग क्या क्या हैं इसके बारे में जान लीजिए। पाचन संस्थान के प्रमुख अंग जो हैं मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। ये अंग भोजन के पाचन, अभिशोषण, चयापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। पाचन क्रिया में सहायक अंग क्या है? लार ग्रंथियां, यकृत है, पित्ताशय है, अग्न्याशय है, प्लीहा है। ये अंग पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, पर इनके बिना भोजन का पाचन नहीं हो सकता है, ठीक है। पाचन तंत्र संस्थान के जो प्रमुख अंग हैं, पाचन तंत्र अथवा संस्थान के प्रमुख अंग क्या हैं? सबसे पहले आपने देखा क्या? मुख। क्या देखा आपने? मुख देखा। पहला अंग क्या है? मुख। मुख ग्रसनी का सबसे ऊपरी खुला भाग है जो दोनों जबड़ों के मध्य स्थित होता है। दोनों जबड़ों में दांत दृढ़ता से जमे रहते हैं। मुख का ऊपरी भाग एक कठोर अस्थि से बना होता है जिसे तालु कहते हैं। दोनों जबड़ों के मध्य एक गुहा होती है जिसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा की निचली सतह पर गुलाबी रंग की जीभ होती है। जीभ भोजन को इधर उधर करने में सहायता प्रदान करती है तथा दांत भोजन को काट पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं ताकि पाचन क्रिया जो है वह क्या हो सके? पाचन क्रिया आसान हो सके, ठीक है। इसलिए दांत उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके विभाजित कर देते हैं ताकि पाचन क्रिया आसान हो सके। दूसरा अंग क्या है या दूसरा तंत्र क्या है? दूसरा क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी आगे मुख गुहा और पीछे की ओर देखिए ग्रास नली से जुड़ी होती है। ग्रसनी का आकार कीप नुमा होता है। ग्रसनी में ही मुख गुहा और श्वसन नली खुलती है। ग्रसनी को निगल द्वार भी कहते हैं। निगलने वाला द्वार किसको कहते हैं? ग्रसनी को कहते हैं। निगल द्वार सामान्यतः भोजन करते समय ही खुलता है, हमेशा नहीं खुलता है। मुंह में भली भांति पिसा हुआ भोजन ग्रसनी से होता हुआ जिह्वा द्वारा ग्रास नली में खिसका दिया जाता है। अब आगे देखिए तीसरा अंग है ग्रास नली। ग्रास नली किसे कहते हैं? ग्रास नली ग्रास नली आहार नाल का दूसरा भाग है जो आगे की ओर ग्रसनी से लेकर आमाशय तक फैला रहता है। ग्रास नली एक लंबी सकरी नली के समान रचना है जो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली की दीवार मोटी एवं मांसल होती है तथा अंदर की ओर सतह पर कई गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं ग्रास नली में, ठीक है। इस पर श्लेष्मिक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इन छल्लों पर आंतरिक दीवार को चिकना बनाए रखती हैं ये, जिसके कारण भोजन आसानी से फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। आमाशय चौथा है, ठीक है। चौथा क्या है? पाचन तंत्र का चौथा अंग क्या है? आमाशय। अब सबसे पहले आप जानिए आमाशय क्या है। आमाशय को साधारण बोलचाल की भाषा में आमाशय को पेट कहा जाता है, ठीक है। यह मशक के आकार का एक थैला रहता है जो उदर के बाएं भाग में डायाफ्राम के नीचे स्थित रहता है। इसका चौड़ा भाग बाईं ओर रहता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। इस गोल थैले का ऊपरी किनारा अवतल एवं छोटा होता है तथा नीचे का किनारा जो होता है वह बड़ा होता है तथा उत्तल होता है। आमाशय की बाईं ओर ऊपर एक छिद्र होता है। इसी जगह ग्रास नली से आमाशय में भोजन के पहुंचने का यह मार्ग हृदय के निकट होने के कारण हद द्वार कहलाता है। हद द्वार द्वारा ही भोजन क्रमाकुंचन द्वारा आमाशय में आता है। क्रमाकुंचन गति ऊपर से नीचे की ओर होती है, इसलिए भोजन ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाता है। यह टेंडुए के पीछे स्थित होता है। टेंडुए के समाप्त होने पर इसके सामने हृदय रहता है। हृदय के पीछे से ही यह डायाफ्राम के भीतर से होता हुआ आमाशय में पहुंचती है। आमाशय का निचला भाग एक छिद्र द्वारा छोटी आंत में खुलता है। इसे पाइलोरिक द्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक द्वार कहते हैं। अब छोटी आंत क्या है? पाचन तंत्र का पांचवा अंग छोटी आंत है। इसके बारे में जान लीजिए। आमाशय के पीछे दो गुहा के अधिकांश भाग में लगभग 2.70 मीटर लंबी एवं कुंडलात 2.70 मीटर लंबी एवं कुंडालत नलिका होती है जिसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है।
जिसे क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य भोजन का पाचन करना है। छोटी आंत में निम्नलिखित 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पक्वाशय, मध्यांत्र एवं सोपांत्र और पहला क्या है? पक्वाशय, दूसरा है मध्यांत्र, तीसरा क्या है? सोपांत्र। ठीक है, ये क्या है? छोटी आंत के भाग हैं। तो सबसे पहले देखिए, छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो है वह क्या है? पक्वाशय कहलाता है। यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग है जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा, शेष छोटी आंत से कुछ मोटा एवं अकुंडलित होता है या अर्धचंद्राकार होता है। पक्वाशय में 2 मुख्य नलिकाएं आकर खुलती हैं। इसमें एक नली यकृत में बना पित्त रस लाती है तथा दूसरी नली अग्न्याशय ग्रंथि से निकला अग्न्याशयिक रस लाती है। इन दोनों रसों का पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है? मध्यांत्र एवं सोपांत्र है। छोटी आंत का शेष भाग काफी लंबा, सकरा एवं कुंडलित होता है। इसमें कुल जो है इसकी लंबाई का लगभग 1/3 प्रथम भाग मध्यांत्र है और दूसरा जो है क्या है? सोपांत्र है। ठीक है, इसका जो 1/3 भाग है वह क्या है? मध्यांत्र है और प्रथम भाग से बचा हुआ शेष 2/3 भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? सोपांत्र कहलाता है। अब आइए देखिए छठवां। ठीक है, छठवां क्या है? बड़ी आंत। पाचन तंत्र के अंगों में छठा अंग क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए सोपांत्र का अंतिम भाग जो होता है पीछे बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। बड़ी आंत में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? सीकम। सीकम बड़ी आंत और जो सीकम होता है या बड़ी आंत की मोटी और 40 सेंटीमीटर नाल होता है या स्वतंत्र छोर पर बंद होती है। सीकम के पास ही 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा सकरा एवं कठोर भाग बर्गिफॉर्म अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स आंत्र और अवशेषी अंग है। आंत्र का अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है। कभी कभी यह नली विशेष भोजन अथवा कब्ज के कारण बढ़ जाती है जिससे पेट के बाएं भाग में तीव्र पीड़ा होने लगती है। इसे अपेंडिसाइटिस नामक रोग कहते हैं। सीकम की श्लेष्मिका की शेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित श्लेष्म द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? लसलसा बनाया जाता है। इसकी गुहा में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका मुख्य कार्य जो होता है भोजन में उपस्थित सेलुलोज को पचाना है। अब देखिए दूसरा क्या है? बृहदांत्र। बड़ी आंत का दूसरा भाग क्या है? बृहदांत्र। यह नली लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है परंतु यह सीकम की अपेक्षा कुछ पतली होती है। कोलन की दीवार में अनेक छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं जिससे इनकी गुहा का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। इन थैलियों को हास्ट्रा कहते हैं। साथ ही कोलन की भीतरी दीवार पर श्लेष्मिका में अनेक श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म द्वारा कोलम की नली को चिकना बनाए रखती हैं। अगला क्या है? मलाशय। मलाशय जो होता है यह बड़ी आंत एवं आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। मलाशय 12 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी नली के आकार का भाग होता है। मलाशय का अंतिम भाग गुदा द्वार के बाहर खुलता है। गुदा की दीवार में उपस्थित वृत्ताकार पेशी एक संकुचक पेशी का कार्य करती है। यह गुदा के छिद्र को सामान्यतः बंद रखता है। आहार नाल के इस भाग में मल एकत्र होता है जो समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन क्रिया में सहायक जो अंग हैं उसमें सबसे पहले क्या है? लार ग्रंथियाँ हैं। पाचन क्रिया में सहायक अंग में सबसे पहले क्या है? लार ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथियाँ क्या हैं? जब भोजन मुंह में आता है, जब भोजन किया जाता है, जब भोजन मुंह में आता है तो धीरे धीरे भोजन में एक तरल पदार्थ आकर मिलने लगता है जिसे लार रस कहते हैं। लार रस हल्का अम्लीय चिपचिपा पदार्थ है जो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। लार रस मिलने से भोजन क्या होता है? लिसलिसा हो जाता है और आगे आहार नाल में खिसकने के योग्य बन जाता है। दूसरा क्या है? पाचन क्रिया के सहायक अंग में यकृत है। यकृत मानव शरीर में भूरे रंग का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह भार में लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है एवं महाप्राचीन के गुंबद के नीचे उदर के बाएं भाग में स्थित होती है। इसके नीचे की ओर पित्ताशय स्थित होता है जो नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। इससे निकली हुई नलिका यकृत वाहिनी में से मिलकर पित्त वाहिका का निर्माण करती है। अधपचा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो पित्त नालिका द्वारा उसमें पित्त रस डाला जाता है। पित्त रस के प्रभाव से वसा का दूध सा सफ़ेद झाग वाला घोल बन जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? पित्ताशय है। भोजन पचाने में जो सहायक अंग है उसमें पित्ताशय है। पित्ताशय का काम क्या होता है? पित्ताशय यकृत में बने हुए पित्त को संग्रह रखने का कार्य करता है। यह मांस एवं तंतुओं से बना एक थैला है।
इसका आकार कुछ नाशपाती जैसा होता है। ठीक है, किसका आकार? पित्ताशय का आकार। इसका चौड़ा भाग सामने की ओर रहता है और यकृत से आगे को निकलता है और नुकीला भाग जो होता है पीछे की ओर रहता है। इसका जो पहला भाग है, इस पहले भाग से पित्तनली निकलती है जो आगे बढ़कर संयुक्त पित्त स्रोत से मिलकर पित्त वाहिनी बनाती है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 अंश पित्त रस जो होता है प्रतिदिन तैयार होता है। यकृत में यदि पित्त रस का आधिक्य हो जाता है तो पित्ताशय में संग्रह हेतु भेज दिया जाता है। पित्त रस में 97.98% जल एवं 3.2% ठोस पदार्थ रहते हैं। अगला क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय पाचन क्रिया में सहायक अग्न्याशय भी होता है। यह भी एक ग्रंथि है जो आकार में यकृत से छोटी होती है एवं उदर की पीठ की ओर दीवार से जुड़ी रहती है। इसका आकार पिस्तौल जैसा होता है। किसका? अग्न्याशय का आकार कैसा होता है? पिस्तौल जैसा होता है। इसका दाहिनी भाग मोटा एवं कुछ गोल सा होता है जो सिर कहलाता है। सिर से पुच्छ तक के बीच का भाग क्रम से पतला होता जाता है और यह भाग जो है सिर का भाग ग्रहणी के घेरे के बीच में रहता है एवं पुच्छ का भाग शरीर के दाहिनी ओर स्थित एक दूसरी ग्रंथ प्लिया से मिल जाता है। इस प्रकार उदर में आमाशय के पीछे यह ग्रंथ दाईं से बाईं ओर लंबाई में स्थित रहती है। यह लगभग 14 सेंटीमीटर तथा लंबी तथा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अग्न्याशय में एक पाचक रस बनता है जिसे अग्न्याशयिक रस कहते हैं। इस रस में एमाइल, लाप्सिन, ट्रिप्सिन एवं लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके संयोजी उत्तकों में स्थान स्थान पर कोशिकाओं में समूह होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अगला क्या है? फ्लिया। अगला क्या है? फ्लिया। फ्लिया क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए। यह जो होता है फ्लिया, पाचन तंत्र से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध एक अन्य अंग फ्लिया कहलाता है। यह भी एक ग्रंथि है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में आमाशय की बाईं ओर एवं अग्न्याशय की दाईं ओर पाई जाती है। इसका रंग बैंगनी और आकार सेम के बीज जैसा होता है। इस ग्रंथि का भार लगभग 375 ग्राम होता है या लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। छूने पर यह ग्रंथि मुलायम पिलपिली हो जाती है। भले ही तिल्ली अथवा फ्लिया का जो होता है का पाचन तंत्र से सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु इसे पाचन संस्थान में जमा पाचन क्रिया को सहायता अवश्य प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? पाचन संस्थान में जो जमा पाचन क्रिया होती है उसमें सहायता मिलता है। यदि किसी कारण से तिल्ली बढ़ जाती है तो पाचन क्रिया में व्यवधान आने लगता है तथा पेट में पीड़ा भी होने लगती है। तिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त को संचित रखना। ठीक है, यह क्या होता है? तिल्ली का मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पाचन संस्थान के बारे में हमने आपको बताया कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्या है, पाचन का अर्थ क्या है, पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र में सहायक अंग क्या हैं और पाचन क्रिया के सहायक अंगों का काम क्या क्या है। विस्तार पूर्वक इसके बारे में हमने आपको बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।